वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। धन्यवाद नवजोत। कोरोना मामलों को लेकर के भारत में क्या स्थिति है, कब पीक होगा कोरोना मामलों को लेकर के और क्या कमजोर भी होगा कभी कोरोना, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। उनसे बात करेंगे कोरोना के कब पीक आएगा, कब कमजोर होगा और आम आदमी के जो सरोकार हैं कोरोना वायरस को लेकर के, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। डॉक्टर गुलेरिया, मेरा सवाल यह है आपसे कि कोरोना मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2.5 लाख के करीब कोरोना के केसेज हो गए हैं भारत में। कहां जाते देख रहे हैं इसको, कैसे थमेगा ये सिलसिला? तो आपकी बात सही है कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं और ये और देशों के मामले में अब हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना ज़रूरी है। पर मेरा ये मानना है कि ये नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए। हमें लोगों को बचाने की ज़रूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज़्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो मतलब सफल रहेगी। डॉक्टर गुलेरिया, आपने कहा था कि जून जुलाई में पीक होगा, तो आपको लगता है अभी पीक आना बाकी है? और क्या ये कमजोर भी होगा, वीक होगा कभी कोरोना, या हमेशा के लिए साथ रहने वाला है? तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे क्योंकि वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें 2 कोशिशें करनी है। एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है। हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो ख़त्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। डॉक्टर गुलेरिया, कल से दिल्ली या बहुत से शहरों में धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, क्या तैयारी करने की जरूरत है लोगों को? क्योंकि मॉल में बहुत भीड़ होती है, धार्मिक स्थल है, या आप रेस्टोरेंट की बात करें वहां लोग बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो किस ढंग से एहतियात बरती जाए और क्या एहतियात बरतना जरूरी है, क्या क्या किया जाना जरूरी है? आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए इसके लिए, अगर ताकि बचा जा सके और चैलेंज जो आने वाला है उससे कैसे निपटे। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा और हम अब फेज 1 ऑफ अनलॉकिंग में पहुंच रहे हैं तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको अपने आप को भी बचाना है और ये देखना है कि आप से किसी और को इन्फेक्शन ना हो और आप इन्फेक्शन लेके घर पे ना आए, जिससे आपके जो घर वाले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, उनको भी इन्फेक्शन ना हो। तो प्रिकॉशन जो रखने हैं वो जो है कि आप कहीं भी ट्रैवल करें तो सोशल डिस्टेंस रखना है। अगर आप दफ्तर जा रहे हैं तो दफ्तर की ऐसी प्लानिंग हो कि एंट्री और एग्जिट अलग रास्ते से हो, जिससे जो लोग एंटर कर रहे हैं और जो बाहर आ रहे हैं वो एक ही रास्ता ना अपनाएं, सिंगल फ्लो हो मूवमेंट का। अगर लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में कम लोग हों और खड़े होकर दीवार की तरफ खड़े रहें, जिससे आपस में एक दूसरे के सामने ना बोलें या खांसी ना करें। अगर ऑफिस में बैठ रहे हैं तो ऑफिस में ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट करें जिससे सामने ना बैठें,
जिगजैग टाइप की अरेंजमेंट करें, और जो नॉब्स हैं उनको, ये जो दरवाजे के कुंडी वगैरह या और नॉब्स हैं, उनकी दिन में 3-4 दफा सफाई हो, और दरवाजे थोड़ा खुला रखें जिससे लोगों को बार बार दरवाजे को छू के खोलना नहीं पड़ रहा। तो कई चीजें ऐसी ऑफिस में करनी पड़ेंगी। दूसरी, अगर हम मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल की बात है, मैं आ रहा हूं, जब मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो ये देखें कि दुकान के अंदर रश नहीं है, एक एक करके ही जाएं। शॉप में भी आप पूरा मास्क लगा के रखें, लोगों से दूर रहें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना छुएं। अगर किसी को चीज़ को खरीदना है तभी लें, और अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखें। अगर कहीं पर भी आप टच करते हैं तो अपने हाथ साफ रखें। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। टेबल जो है वो आप साथ साथ ना हो, थोड़े दूर रहें, और साथ में मास्क लगा, खाना खाने, जब तक आपका खाना खाना शुरू नहीं करते हैं मास्क लगा के रखें। हाथ अपने रेगुलरली धोएं, जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलें तो भी अपने हाथ रेगुलरली धोएं, क्योंकि कुछ चीज़ आप छू सकते हैं। और जब आप वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अपने हाथों से चेहरे पे ना लगाएं, जिससे अगर हाथ में कोई इन्फेक्शन है तो वो आपके चेहरे पे ना जाए। अगर वायरस आपके हाथ पे भी है और अगर आप अपना चेहरा नहीं छुएंगे तो वह हाथ से वायरस जो है वो आपके सांस की नाली या गले में नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर गुलेरिया, क्या वीक होगा, कमजोर होगा वायरस? क्योंकि ये कहा है, आपने भी एक बार कहा था इंटरव्यू में कि जब पीक आता है तो उसका नीचे भी जाता है, वो डाउन होता है। तो अब पीक जून जुलाई की बात हो रही है कि पीक आ रहा है कुछ शहरों में, जून जुलाई में होगा, तो ये कमजोर कब होगा? कमजोर होने के आसार कब तक हैं? तो कमजोर, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो है कि वायरस म्यूटेट करके कमजोर हो जाए, दूसरा ये है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि हमारे में इन्फेक्शन का रेट कम होने लगे। हमारे में इन्फेक्शन का रेट कम होने के लिए दो मैकेनिज्म है। एक तो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाए, कि हमारे पॉपुलेशन में और इस एरिया में 50 से 60% लोग जो है उनको इन्फेक्शन हो गए, वो रिकवर हो जाएं। माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, रिकवर हो गए, बॉडी में शरीर में एंटीबॉडीज बन गई, और आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं तो आपको फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप औरों को भी इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो वो वायरस आगे फैल नहीं पाएगा। या फिर हम वैक्सीन आ जाए हमारे पास और हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर दें और उनकी इम्यूनिटी वैक्सीन से बढ़ जाए, जिससे उनको वायरस से इन्फेक्शन ना हो और वो इन्फेक्शन आगे ना दे पाएं, जिससे फिर चेन ऑफ स्प्रेड रुक जाए और फिर जो है केसेस एकदम कम होने लगेंगे और पीक कम होने लगेगा। लेकिन जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती तो हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो पूरी तरह से करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात हो रही है कि वैक्सीन के लिए कोशिशें चल रही हैं, काम हो रहा है। वैक्सीन भारत में कब तक आ सकता है या किसी और देश में? कितना प्रोग्रेस हुई है अब तक वैक्सीन को लेकर के? वैक्सीन को लेके मेरा ये मानना है कि काम एक वॉर फुटिंग पे हो रहा है, और ये पहली दफा है कि भारत में भी और भारत के बाहर भी साइंटिस्ट इकट्ठे मिलकर वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। भारत में भी कोई 4 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स की स्टडी की जा रही है। वैक्सीन बनाने में कई स्टेप्स लगते हैं। वैक्सीन अगर बने, भारत में भी बने, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव वैक्सीन है, ये ठीक ढंग से काम करती है और ये लोगों को प्रोटेक्शन देती है। अगर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी, वैक्सीन सेफ होनी चाहिए। कई शुरू में वैक्सीन आई हैं, हमारे 1960s में 70s में मीजल्स की वैक्सीन एक आई थी, जिससे वैक्सीन के ही साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गए, लंग्स में साइड इफेक्ट होने लगे, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हुए। तो वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन को दे रहे हैं। उसके बाद मास प्रोडक्शन, हमें वैक्सीन, अगर हम अपने 5% लोगों को भी वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं तो हमें 7 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी। तो एक ऐसी फिर प्रोडक्शन होनी चाहिए जो इतनी ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई कर पाए, जो हम लोगों को लगा पाए। तो ये जो सारी चैलेंजेस हैं, पर आपको इसको मीट करने में आपको कब तक लगता है कि कब तक वैक्सीन आ सकती है? तक वैक्सीन नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब आप दुनिया भर के डॉक्टरों से बातचीत करते रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रहती है आप लोगों का, तो आपको क्या उम्मीद है कि कब तक, क्या इसी साल वैक्सीन आ जाएगी, जल्दी आएगी, कब तक आने की उम्मीद है? अगर हमारे रिसर्च में कामयाबी हुई शुरू में कि हमने जो वैक्सीन पहले ट्राई की और वो कामयाब हो गई। कई दफ़ा होता है कि वैक्सीन आपने पहली दफ़ा ट्राई की, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, फिर आपने फिर से कोशिश की। अगर पहली दफ़ा वो कामयाब हो गई और हमारा सब कुछ टाइम पे हुआ और ठीक हो पाया, तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो है इस साल के एंड में या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ पाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, फिर उसकी मास प्रोडक्शन होगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा,
किसको हम पहले वैक्सीन दें, किसको हम बोले कि आप वेट करो, जब सेकेंड लॉट आएगा या बाद के लॉट आएगा उसमें मिलेगी। तो ये सारी चैलेंजेस भी जो हैं ये फिर तब सामने आएंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट इलाज नहीं करवाना चाहते। उनका ये कहना है कि सुविधा नहीं है, वहाँ केयर नहीं होता। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो भी जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। क्या वजह, क्या ये सच्चाई है कि सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति जिस ढंग से सुनी जाती है वो उसी हिसाब से ठीक नहीं है स्थिति? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में तो पूरी तरह से इलाज किया जा रहा है, मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हम अपने हॉस्पिटल में लोगों को जो दवाई है, एक एंटी IL-6 दवाई 40,000 की आती है, वो मुफ्त दे रहे हैं कोरोना के लड़ाई में। और कई नई चीज़ें जैसे प्लाज्मा थेरेपी है वो भी इंस्टीट्यूट में दी जा रही है। और हमारे एम्स में 800 से ज़्यादा पेशेंट दाखिल है। हमारे यहाँ तो बेड्स की कमी होने लगी है, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल कोविड एरिया जो हमने बनाया था उसमें अभी भी 800 से ज़्यादा पेशेंट दाखिल हैं। रोज़ हमारे पेशेंट की संख्या बढ़ी जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एडमिशन है वो जनरल वार्ड में ही होता है। हमारे इतने प्राइवेट वार्ड्स नहीं हैं जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे सकें कि आपको पूरा अलग कमरा और 5 स्टार फैसिलिटी मिल पाएगी। लेकिन पेशेंट का केयर जो है वो हाई क्वालिटी का है। फैसिलिटीज जो है वो जनरल वार्ड टाइप की होंगी। दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। डॉक्टर साहब, ये कई हॉस्पिटल्स, कई डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी काफी कई पेशेंट के ऊपर कामयाब हुई है। तो आपको लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी भी एक सक्सेसफुल तरीका है कोरोना पेशेंट के लिए, जो सीरियस पेशेंट है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए? तो प्लाज्मा थेरेपी पे काफ़ी रिसर्च हो रही है। अभी रिसेंटली बाहर की भी एक स्टडी आई है पिछले हफ्ते ही, जो काफ़ी पेशेंट्स में उन्होंने ट्राई करके शो किए दिखाया है कि जब उसको जल्दी दिया जाए और सिक पेशेंट्स, मॉडरेट वाले पेशेंट में दिया जाए तो वो इफेक्टिव है। तो मेरा ये मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी, स्पेशली अगर वो प्लाज्मा को देखें जिसमें एंटीबॉडीज अच्छी हैं, तो ये एक माध्यम है ट्रीटमेंट का। ये अकेला एक मैजिक बुलेट या नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी है जो कामयाब है। लेकिन इसके अलावा और ड्रग्स भी देनी पड़ेंगी, एंटीवायरल भी देने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपके ब्लड में क्लॉटिंग ज़्यादा है तो एंटी क्लॉटिंग की दवाई देनी पड़ेगी, एंटीकोगुलेंट देने पड़ेंगे। या अगर हम देखते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक हमें करना पड़ता है कोविड की लड़ाई में। उस सारे अटैक में प्लाज्मा थेरेपी भी एक उसका पार्ट है। डॉक्टर गुलेरिया, केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं, केंद्र के हॉस्पिटल में तो बाहर के लोग आके इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होने चाहिए। किस ढंग से देखते हैं आप? क्या हॉस्पिटल्स को, हेल्थ सर्विसेज को बांधना उचित है क्या? देखिए, एथिकली मेरा ये मानना है कि अगर आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कोई सीरियस पेशेंट आए, जैसे मान लो कोई ट्रॉमा का पेशेंट है जो हेड इंजरी होके बहुत सीरियस है और वो आपके इमरजेंसी में आए, तो ये मैटर नहीं करता कि वो दिल्ली से है, हरियाणा से है या यूपी से है। उस पेशेंट की जान बचाने के लिए पूरा केयर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। एथिकली मेडिकल प्रोफेशन में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में हमें चूकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, चाहे वो किसी स्टेट से हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। मरीज तो मरीज है और एथिकली हमें उसका इलाज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। डॉक्टर गुलेरिया, कुछ सामान्य सवाल है, छोटे सवाल लगते हैं सुनने में, लेकिन है बहुत जरूरी सवाल आम लोगों को जो कि हर रोज दिनचर्या में वास्ता पड़ता है। वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ सवाल ये है कि मास्क को लेकर के डॉक्टर गुलेरिया सवाल पूछा जाता है कि क्या मास्क, ये कहा जाता है कि पब्लिक प्लेसेस पे लगाना चाहिए, जैसे आपने भी कहा घर के बाहर जब भी आप निकले मास्क लगाएं। क्या गाड़ी में जब अकेला आदमी हो या वॉक कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, योगा कर रहा हो, जब आसपास कोई नहीं है, क्या उस वक्त मास्क को अवॉइड किया जा सकता है? लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है ज्यादा मास्क लगाने से। तो लोगों को आप बताइए कि मास्क जब अकेले में हो, चाहे वो मार्केट में हो या कहीं पार्क में हो, क्या या गाड़ी में हो, तो क्या मास्क को अवॉइड किया जा सकता है? पहली चीज है कि मास्क लगाने से ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, अकेले हो, कमरे में बैठे हो अकेले, या अपने गार्डन में अकेले बैठे हैं, योगा कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह वॉक कर रहे हैं जहाँ पे और कोई नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। तब आपको इतना मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप जहां अगर कोई पार्क में वॉक कर रहे हैं और आपको कोई क्रॉस कर रहा है या मार्केट में हैं जहां और लोग भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क लगाएं। दूसरा ये है कि अगर आप मास्क बार बार लगा और उतार रहे हैं तो लगाते समय भी और उतारते समय भी अपने हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइजर से साफ कर लें। कभी मास्क को बार बार छूने से भी आपके चेहरे पे इन्फेक्शन आ सकता है, क्योंकि मान लो आपके हाथों में इन्फेक्शन है और आप मास्क को बार बार निकाल रहे हैं, उतार रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है वो आपके चेहरे पे आ जाएगा, क्योंकि आप मास्क को बार बार छू रहे हैं, चाहे वो उतारने के लिए हो, लगाने के लिए हो। तो जब भी आप मास्क लगाएं या उतारें तो पूरे प्रिकॉशन के साथ ये करें। लेकिन अगर आप अकेले बैठे हैं पार्क में और आप योगा करना चाहते हैं तो मास्क निकाल भी सकते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर गुलेरिया से बातचीत जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।